हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण के थ्योरेटिकल फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो बारी बारी से अम्ल, क्षारक और लवण के थ्योरेटिकल फैक्ट को समझिएगा, और अगर आपको इनके फैक्ट से नहीं समझ में आए या आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा हो समझने में, तो आप इस वीडियो को पुनः एक बार प्ले करके देखें। आप लोगों को जो बातें समझ में नहीं आई होंगी वो दोबारा देखने पर शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अम्ल के बारे में पूरा बेसिक फैक्ट को समझते हैं, और साथ ही साथ अम्ल से जुड़े हुए जितने भी थ्योरम है उसको भी हम लोग समझेंगे। अभिक्रिया अम्ल का समझने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल के बारे में अगर आपसे बोला जाए, जनरली अम्ल के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या बताते हैं कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल वैसे पदार्थ को बोला जाता है जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, या जिन्हें चखने और खाने पर कैसा लगता है, जिन्हें चखने और खाने पर खट्टा लगता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अम्ल जैसे यहाँ पर देखिए साइट्रिक अम्ल, यहाँ पर मैंने कुछ अम्ल के नाम रखे हैं। साइट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, उसके बाद टॉर्टरिक अम्ल हो गया। ठीक है, टॉर्टरिक अम्ल हो गया। फिर इसके बाद आपका एसिटिक अम्ल, टैनिक, मेथेनोइक, एस्कॉर्बिक, ये सब अम्ल के नाम है कुछ, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ इन सभी अम्लों का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, जैसे H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर HCl जो होता है इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और HNO3 जो होता है इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल के बारे में नाइट्रिक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं। बारी बारी से इन सभी अम्लों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर में कुछ अम्ल लिया गया है, ये सब अम्ल जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सब जो लैक्टिक अम्ल हो गया, एसिटिक साइट्रिक अम्ल हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, ये सारे अम्ल जो है किस प्रकार के पदार्थ में पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिरका एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, ये जो है इसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद संतरा जो हो गया, संतरा में किस प्रकार का अम्ल पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाएगा। फिर इमली जो होता है इसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। खट्टा दूध या दही जो होगा उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। नींबू जो होगा इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक में भी यहाँ चींटी के डंक में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मेथेनोइक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेटल के डंक में भी आपका किस प्रकार का अम्ल पाया जाएगा, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है हड्डा, बिरनी, ये सब जो होता है इसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हड्डा में। ठीक है, हड्डा में, और बिढ़नी जो होता है, बिढ़नी जो होता है, बिढ़नी में आपका किस प्रकार का अम्ल इसमें पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये सब यहाँ पर जितने भी प्राकृतिक स्रोत बताए गए हैं ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी पदार्थों में जो जिस प्रकार का अम्ल पाया जाता है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अम्ल के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग अम्ल के बारे में। अम्ल जो होता है, अब इसके हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अम्ल को हम लोग जनरली कितने भागों में बांटते हैं, अम्ल को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो आपका साइट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल, टॉर्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टैनिक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, इसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सब जो अम्ल है यहाँ पर 2 तरह के अम्ल का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी अम्लों को, ठीक है, इन सभी अम्लों को 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहला जो है यहाँ पर हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं सबके बारे में। तो अम्ल को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 2 भागों में अम्ल को बांट दिया गया है। ठीक है, एक का नाम दिया गया प्रबल अम्ल रखा गया, और एक का नाम रखा गया दुर्बल अम्ल रखा गया। ठीक है, प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जो जल में क्या चीज होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे ऊपर में मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले H2SO4 के बारे में, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। फिर HCl जो है आपका, उसके बाद HNO3 के बारे में बताया। ये सब जो अम्ल होते हैं, ये सब जो अम्ल हैं, ठीक है, ये सब अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये जो होते हैं अम्ल,
इस प्रकार के जो अम्ल हैं जल में जब घुलेंगे, ठीक है, तो यह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि H+ आयनों की संख्या इनमें क्या होती है, ज्यादा होती है। जब ये प्रबल अम्ल जल में घुलते हैं तो H+ आयन का संख्या जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उनको प्रबल अम्ल के श्रेणी में रखा गया है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 जो हो गया, ये सब आपके प्रबल अम्ल होते हैं। उसके बाद नंबर बी में आपको दुर्बल अम्ल यहाँ पर मिल जाएगा। दुर्बल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जो जल में जो होते हैं अंशतः आयनित होते हैं, मतलब पूरी तरह से यह आयनित नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन अम्लों को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दुर्बल अम्ल जो होता है, सॉरी यहाँ पर केवल H+ होगा, ठीक है, H+। दुर्बल अम्ल वैसे अम्लों को कहते हैं जिसमें H+ आयनों की संख्या जो होती है कम होती है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल में आपके जितने भी खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल हैं वे सभी आपके जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, दुर्बल अम्ल में पाए जाते हैं। दुर्बल अम्ल के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टॉर्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फिर इसके बाद लैक्टिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, मेथेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है। ये सब जो अम्ल हैं खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल हैं, इसलिए इन अम्लों को जो है हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि अम्ल का जो गुण होता है वो क्या होता है, ठीक है, अम्ल का गुण के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अम्ल का जो पहला गुण होता है ये क्या होता है, अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, लाल कर देता है। इसको आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, अनल, अनल याद रखिए, अनल से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। परीक्षा में ज्यादातर पूछा भी जाता है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको याद ज्यादा दिन तक रह सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए अ का मतलब हो गया क्या, अ का मतलब हो गया अम्ल हो गया, न का मतलब हो गया नीला, और ल का मतलब हो गया क्या, लाल हो गया। यानी अम्ल जो होगा नीला को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसलिए इसका एक मुख्य विशेषता क्या है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा इसका मुख्य गुण आपको याद रखना है कि जब यह जल में विलय होता है तो किस प्रकार का आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है, H+ आयन प्रदान करता है। और इसके बारे में जो है सबसे पहले आरहेनियस, ठीक है, आरहेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, आरहेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल के बारे में बतलाया था कि अम्ल को यदि हम जल में विलय करते हैं तो वो किस प्रकार का आयन प्रदान करेगा, H+ आयन प्रदान करेगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है अगला गुण जो है अम्ल का, अम्ल जो होता है क्षारक को क्या कर देगा, उदासीन कर देता है। अम्ल क्या करेगा, क्षारक को उदासीन कर देता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुण, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि अम्ल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो आपका अम्ल होता है यह मेथिल ऑरेंज को किस प्रकार का कर देता है, लाल कर देता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं आज, मेथिल ऑरेंज क्या है आपका। उसके बाद H+ आयन जो होता है किस तरह से आता है, डेवलप होता है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अम्लों के उपयोग के बारे में, ठीक है। तो अम्ल के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अम्ल का उपयोग में सबसे पहले आपको मिल जाएगा क्या कि अम्ल का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, तो गहनों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बाथरूम में सफाई करते वक्त हम लोग अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके बाद HCl जो होता है, HCl भी आपका अम्ल है, ठीक है। ये भोजन को पचाने में, ठीक है, हमारी मदद करता है। जैसे अगर आपके शरीर में अम्लीयता का मात्रा बढ़ जाता है किसी वजह से, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। और एंटासिड जो होता है किनका किनका मिश्रण होता है, एंटासिड जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाया जाता है तब जाकर के एंटासिड बनता है। हिंदी में इसको हम लोग प्रति अम्ल बोलते हैं, प्रति
अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। और आप लोग इनो का नाम सुने होंगे। इनो जो होता है एक प्रकार का एंटासिड ही है, जो हमारे शरीर में मतलब अम्ल का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उस अम्ल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग प्रतिकारक के रूप में मतलब प्रति अम्ल के रूप में एंटासिड के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का यह समझ सकते हैं कि क्षारक है, क्योंकि अम्ल बढ़ेगा हमारे शरीर में तो क्षारक ही एक ऐसा पदार्थ है जो उस अम्ल को उदासीन कर सकता है। इसलिए एंटासिड जो है, ठीक है, एंटासिड में मिश्रण याद रखिएगा किसका किसका मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए या भोजन को सड़ने से बचाने के लिए HCl अम्ल का निर्माण होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और HCl अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो पेट दर्द की समस्या होती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है HNO3 यानी सोडियम नाइट्रिक अम्ल जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल इसको कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो विस्फोटक पदार्थ को बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मोटर गाड़ियों में बैटरी में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बैटरी में जो अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं वो कौन सा अम्ल होता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले बतलाया आप लोगों को कि अम्ल जो होता है जल में घुलता है तो किस प्रकार का आयन देता है, H+ आयन प्रदान करता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे आरहेनियस नामक हमारे जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने बतलाया था कि यदि हम अम्ल को कहाँ पर जल में अगर हम विलय करते हैं, अम्ल को जल में अगर हम विलय करते हैं तब वो किस प्रकार का आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्षारक भी है, यहीं पर पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर आप लोग समझिए, क्षारक जो होता है इसको अगर हम जल में घुलाते हैं तो ये किस प्रकार का आयन देता है, OH- आयन देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम क्षारक को जल में घुलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा क्षारक जल में घुल करके, ठीक है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है नोट में, ठीक है, कि अम्ल जो होता है और क्षारक जो होता है इसका जो जलीय घोल होता है वो विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है। मतलब अगर आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत जो होता है, वो जो जलीय घोल होगा अम्ल और क्षारक का, वो विद्युत का चालन करने लगेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर जो है H+ आयन जो होता है किस प्रकार से आता है इसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl क्या है दोस्तों, तो HCl जो है आपका एक प्रकार का अम्ल है। अगर हम इसमें अम्ल को मिलाते हैं, जल में अगर हम इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, जल में अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये जो होगा H+ इसका जो आयन होगा वो कहाँ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और प्लस में आपका Cl जो होगा वो अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद और भी हम अम्ल लेते हैं हम लोग, जैसे H2SO4 जो है, H2SO4 आपका अम्ल है। अगर हम इसको जल में विलय करते हैं, जल में घुलाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें जो H होगा ये हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का आयन जो होगा वो अलग हो जाएगा, और प्लस में SO4 जो दिख रहा है ये जो है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और समझिएगा, एग्जांपल यहाँ पर और मैं ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर H2CO3, ठीक है, H2CO3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको भी अगर हम जल में विलय करते हैं तो इसमें जो आपको H दिख रहा है यानी हाइड्रोजन आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो होगा H+ इसका जो आयन होगा वो अलग हो जाएगा, और प्लस में आपका CO3 यानी कार्बोनेट जो होगा वो आपका जो होगा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्षारक भी लेते हैं। जैसे क्षारक जो होता है NaOH होता है, तो NaOH में आप NaOH को यानी एक प्रकार का क्षारक है, अगर हम इसको जल में विलय करते हैं तो इसमें जो होगा सोडियम जो होगा आपका, सोडियम यानी Na जो होगा ये अलग हो जाएगा, और OH जो होगा, ठीक है, OH जो होगा जल में विलय होकर के किस प्रकार का आयन देगा, ठीक है, माइनस आयन प्रदान करेगा, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग क्षारक लेते हैं KOH। KOH को अगर हम लोग कहाँ घुलाते हैं, जल में अगर विलय करते हैं तो K
प्लस आयन जो होगा अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा ये आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक प्रकार का प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर हम अम्ल को जल में विलय करते हैं, अम्ल को जल में विलय करते हैं तो उसमें जो है हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। और क्षारक को भी अगर जल में विलय किया जाता है, क्षारक को कहाँ पर विलय किया जाता है, जल में विलय किया जाता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है इसमें से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सूचक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आप लोगों को अम्ल में मेथिल ऑरेंज के बारे में बताया गया था। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है एक प्रकार का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है। यानी सूचक हम लोग किसको बोला, सूचक जो है किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सूचक एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है जो रंग एवं गंध के आधार पर क्या बतलाता है, तो उस पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने का क्या देता है, हम लोगों को सूचना देता है। उदासीन का मतलब यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं लवण, ठीक है। लवण जो होता है यह भी आपका एक उदासीन पदार्थ होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, सूचक यानी इंडिकेटर जो होता है क्या है, तो एक प्रकार का क्या चीज है, एक प्रकार का पदार्थ है जो रंग एवं गंध के आधार पर हम लोगों को यह सूचना देता है कि जो पदार्थ है, ठीक है, जो पदार्थ है वो अम्लीय है, क्षारीय है कि यह आपका क्या चीज है, उदासीन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ सूचक का नाम दिया गया है, लिटमस पत्र हो गया, फिर मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथेलिन हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ठीक है, वैनिला हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिटमस पत्र जो होता है ये एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है और फिनोल्फथेलिन जो है एक प्रकार का संश्लेषित सूचक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूचक को जो है दो वर्गों में इसे भी बांटा गया है। एक को बोला गया रंगीय सूचक और एक का नाम दिया गया गंधीय सूचक का नाम दिया गया, ठीक है। तो रंगीय सूचक का मतलब होता है वैसा सूचक, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर, वैसा सूचक जो रंग के आधार पर हम लोगों को यह बतलाए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है और कौन सा उदासीन है, ठीक है। और गंधीय सूचक हम लोग वैसे सूचक को बोलते हैं जो गंध के आधार पर, केवल गंध के आधार पर बतलाए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और क्षारीय है और उदासीन है, ठीक है। जनरली जो है गंध के आधार पर जो है अंधे लोग जो होते हैं, अंधे लोग जो होते हैं इनको अम्ल, क्षारक और लवण को पहचानने में दिक्कतें आती है, इसलिए वे जो लोग हैं वो गंध के आधार पर पहचान सकते हैं कि कौन से पदार्थ अम्ल हैं, क्षारीय हैं और कौन से पदार्थ उदासीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब बात समझ में आया। तो दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ सूचक का नाम दिया गया है और उनका जो है कुछ आप लोगों को यहाँ पर उपयोग, जो मतलब क्षारक जो होता है वो अम्ल के साथ क्षारक नहीं, सूचक जो है अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा, ठीक है, या अम्ल में सूचक को अगर सूचक के पास अम्ल को ले जाते हैं या किसी सूचक को अम्ल में डालते हैं तो उसके रंग में परिवर्तन क्या होगा, गंध में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। उसके बाद क्षारक जो है, ठीक है, क्षारक को अगर हम सूचक में डालते हैं या सूचक को ले जा करके क्षारक में डालते हैं तो इसके रंग और गंध में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर लिखा गया है, आप लोगों को सभी बातें इसमें समझ में आ जाएंगी। जैसे लिटमस पत्र जो होता है वो किन किन रूपों में पाया जाता है, नीले और लाल कलर में पाया जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है नारंगी कलर में पाया जाता है। फिर फिनोल्फथेलिन जो होता है रंगहीन होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जब अम्ल के संपर्क में या क्षारक के संपर्क में आता है तो इसके रंग में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, गंध में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये सब बातें इसमें आप लोगों को बताई गई हैं। फिर लिटमस जो है, लिटमस में भी आप लोगों को रंग और गंध लिटमस पत्र जो होता है ये जो है किसी अम्ल या क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसका रंग और गंध में क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल बताया गया है, जिसको आप पढ़कर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हल्दी का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। जब ये क्षारक और अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका रंग और गंध में क्या परिवर्तन होगा। फिर लाल पत्ता गोभी, ये भी आपका सूचक है। लाल सालगम जो है ये भी आपका, जिसको हम लोग चुकंदर बोलते हैं, ये भी आपका एक प्रकार का सूचक है। हाइड्रेजिया का फूल जो है, प्याज हो गया, लौंग का तेल, वैनिला जो है, ये जो है
यहाँ पर जितने भी टर्म्स दिए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं एक प्रकार के सूचक हैं, और ये जो सूचक होते हैं अम्ल और क्षारक के संपर्क में आते हैं तो इनके रंग और गंध में किस प्रकार का परिवर्तन होता है वो आप इस पूरे चार्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब अम्ल के अभिक्रियाओं के बारे में कि अम्ल जो है किन किन पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है और क्या क्या निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा अम्ल का अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है धातु। यहाँ पर देखिए कॉपर जो है, कॉपर एक प्रकार का धातु है, जिंक जो है धातु है। फिर यहाँ पर देखिए जिंक लिखा हुआ है, ये भी आपका एक प्रकार का क्या चीज है, धातु है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा धातु जो है, धातु से अगर अम्ल जो है अभिक्रिया करेगा, धातु से अगर अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, ध्यान रखना, धातु से यदि अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हमेशा किसका निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जनरली ये भी पूछा जाता है कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर जो है अम्ल से अभिक्रिया किया तो आपका कॉपर सल्फेट जो कि एक प्रकार का लवण है, सल्फेट का लवण है। ठीक है, और क्या उत्पन्न किया है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया है। जिंक जो है एक प्रकार का धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक जो है एक प्रकार का अम्ल है। तो ये अभिक्रिया किया तो यहाँ पर देखिए ZnCl2 ये जो है आपका क्या चीज है, लवण है, और साथ में क्या उत्पन्न कर रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जिंक जो है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो यहाँ पर आपका क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया आपका जिंक नाइट्रेट बना दिया। इसको हम लोग जिंक नाइट्रेट बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिंक नाइट्रेट इसको बोला जाता है, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, तो जिंक नाइट्रेट बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो यह पूछा जाता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो क्या आप लोगों को याद रखना है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि धातु का जो कार्बोनेट होता है या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा किससे भी क्रिया करेगा, अगर अम्ल से भी क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाता है, ये बात भी याद रखिएगा, लवण बनाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है, जल बनाता है। ये इस बात को एकदम मतलब दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि धातु जो होता है, धातु के कार्बोनेट जो होता है या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनाते हैं। उसके बाद साथ ही साथ क्या बना देते हैं, जल उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो है अम्ल से अभिक्रिया किया यानी धातु का कार्बोनेट है। देखिए यहाँ पर सोडियम जो दिख रहा है आपको, सोडियम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर देखिए कार्बोनेट यानी धातु का कार्बोनेट हुआ। या धातु का कार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो ये देखिए आपका क्या बना दिया, लवण बना दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है और साथ ही साथ क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सोडियम, यहाँ पर धातु है, यह सोडियम आपका क्या चीज है, धातु है। फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और यहाँ पर देखिए कार्बोनेट हो गया। ठीक है, यानी धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया किया, ये आपका क्या चीज है, यहाँ पर अम्ल है। ठीक है, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो ये देखिए आपका यहाँ पर लवण बनाएगा, हमेशा लवण बनाएगा। यहाँ पर ठीक है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर जल बनाएगा और इसके बाद आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी धातु के कार्बोनेट, ठीक है, और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। एक चीज यहाँ पर और दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि जब कभी भी हम लोग चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जिसके कारण चूने का जो पानी है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल जो है, बोर्ड के एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न में पूछा गया है आपका कि जो सोडियम आपका होता है, यहाँ पर जो चूने का पानी जो होता है, अगर चूने के पानी में हम लोग किस गैस का प्रवाह करते हैं जिसके कारण उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है
चूने के पानी में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसका जो कलर होता है वो किस प्रकार का हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यहाँ पर देखिए चूने के पानी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है CaOH का होल 2। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त करता है और प्लस में क्या देता है, जल देता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो वो जो है उसका जो कलर होता है वो किस में बदल जाता है, दूधिया कलर में वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल जो होता है क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और क्या बना देगा, जल बना देगा। जैसे यहाँ पर कोई अम्ल ले लीजिए, HCl ले लीजिए और इसके बाद क्षारक हो गया NaOH। NaOH आपका क्या हो गया, क्षारक हो गया। क्षारक के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल का पूरा अभिक्रिया के बारे में पढ़ लीजिए। इसमें आप लोगों को पिछले के वीडियो में बताया था हमने कि जो अम्ल होता है उसमें एक या कोई भी यौगिक है उसमें एक प्लस आयन होता है और एक माइनस आयन होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो जो प्लस वाला आयन होता है वो माइनस के साथ जुड़ता है और जो माइनस वाला आयन होता है वो प्लस के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर लवण के रूप में आपका बनेगा NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी अम्ल जो है क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल का ही निर्माण करेगा और कोई भी अदर पदार्थ का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड जो होगा अम्ल से अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और साथ ही साथ जल का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देखिए धातु यहाँ पर क्या है, कॉपर और इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका मतलब धातु का ये ऑक्साइड हो गया। अम्ल यहाँ पर आपका दिया गया है HCl, इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CuCl2। ये आपका क्या चीज है, लवण है, यानी कॉपर क्लोराइड जो है आपका लवण है और यहाँ पर क्या बना दिया, जल बना दिया। ठीक है, इसके बाद जिंक ऑक्साइड, ये भी धातु का ऑक्साइड है और ये जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक क्लोराइड और प्लस में आपका क्या बनाएगा, जल बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड जो है ये भी एक प्रकार का क्या चीज है, लवण है। ठीक है अब यहाँ पर आपको याद रखना है नोट में कुछ बातें, जैसे धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का जो ऑक्साइड होगा इसका जो प्रकृति होता है यानी किस प्रकार का यह गुण को दर्शाता है, तो ये कैसा गुण को दर्शाएगा, क्षारीय गुण को दर्शाता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। और अधातु ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होगा, तो अधातु ऑक्साइड का प्रकृति जो होता है वो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। जनरली मतलब ज्यादातर अम्लीय होते हैं, कुछ ही ऐसे मतलब कि धातु के ऑक्साइड होते हैं जो क्षारीय कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और याद रखना है आप लोगों को कि अम्ल जो होता है वो ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस, तीनों अवस्थाओं में अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी आप लोगों को फैक्ट बताए गए हैं अम्ल से जुड़े हुए, सभी के सभी फैक्ट आप लोगों को यहाँ तक बतलाए गए हैं। जो भी अम्ल से जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट था, थ्योरी था, वो आप लोगों को समझाया गया। ठीक है, इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि धातु के ऑक्साइड को पूछ देता है एग्जाम में कि क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्योंकि यहाँ पर गौर से समझिएगा, अम्ल क्षारक के साथ मिलता है तो लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो क्षारक के स्थान पर धातु के ऑक्साइड को रखिए। ठीक है, क्षारक के स्थान पर ही ना, क्षारक के स्थान पर तो ही हम लोग धातु के ऑक्साइड को रखते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड को रखते हैं तब जाकर के क्या बनता है, आपका लवण और जल बनता है। इसलिए याद रखिएगा इसमें कि धातु का जो ऑक्साइड है, फिर से एक बार समझिएगा, अम्ल जो होता है क्षारक से विक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अम्ल का अभिक्रिया जो है धातु के ऑक्साइड से कराते हैं, किससे कराते हैं, धातु के ऑक्साइड से कराते हैं, धातु के ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, इस स्थिति में आपका लवण ही बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो ये जो धातु का ऑक्साइड है यह किसके स्थान पर आ रहा है, क्षारक के स्थान पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस समीकरण से समझ सकते हैं क्षारक से ही अभिक्रिया करके, क्षारक जो है अम्ल से ही अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक उसी तरह से धातु का ऑक्साइड जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, लवण और जल बना देता है। इसका मतलब धातु का ऑक्साइड जो होगा यह कैसा होगा, इसका जो प्रकृति होगा वो क्षारीय होगा, इसका जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, तो यह अम्ल से अभिक्रिया करके हमेशा लवण और किसका निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग
अब हम लोग समझते हैं क्षारक के बारे में कि क्षारक जो होता है वो क्या होता है, क्षारक से जुड़ा हुआ उपयोग, ठीक है, और भी इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर याद रखिएगा, क्षारक वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वा होते हैं या कड़वा लगते हैं, या तीखा बोल सकते हैं, तीखा लगता है, ठीक है, कड़वा या तीखा लगता है चखने पर, ठीक है। जैसे आपका हो गया साबुन हो गया, फिर चूना हो गया, फिर धोवन सोडा, खाने वाला सोडा, इसके बाद NaOH, KOH हो गया, NH4OH हो गया, COH का होल 2 हो गया, इसके बाद MgOH का होल 2 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को बोला जाता है कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसमें देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जितने भी क्षारक होते हैं, जितने भी क्षारक होंगे या क्षार होंगे, उनमें जो है OH लगा हुआ रहता है। OH ये जो देख रहे हैं आप लोग, OH हमेशा लगा हुआ रहता है, ये इसका पहचान है। कोई भी अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में हाइड्रोक्साइड जरूर रहेगा, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड अगर किसी फॉर्मूला में आप लोग देखते हैं तो बस समझ लेना है कि वो जो होगा आपका अम्ल ना होकर के क्या होगा, क्षारक ही होगा। अब ध्यान रखिएगा, क्षारक को जो है दो भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। एक को बोला जाता है प्रबल क्षारक बोला जाता है, और एक को बोला जाता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक का मतलब, प्रबल क्षारक में आपके आ जाएंगे NaOH आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। प्रबल क्षारक जो होता है, प्रबल क्षारक का अर्थ क्या होता है, तो प्रबल क्षारक जो होता है जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं जल में यदि ये घुलते हैं, प्रबल क्षारक जो होते हैं जल में घुलते हैं तो OH माइनस जो आयन होता है, इसमें OH माइनस आयन का जो संख्या होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उनको प्रबल क्षारक बोला गया। जैसे KOH और NOH इतने ज्यादा प्रबल होते हैं कि इनको जल में अगर विलय किया जाए तो OH माइनस आयन की संख्या जो होती है बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसके विपरीत आपको याद रखना है, दुर्बल क्षारक जो होता है यह जल में अंशतः आयनित होता है, मतलब पूरी तरह से यह आयनित नहीं हो पाता है, या बोल सकते हैं OH माइनस आयन का जो संख्या होता है इसमें बहुत कम पाया जाता है। इसलिए इन सभी को हम लोग दुर्बल आयन के दुर्बल क्षारक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे साबुन, सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, फिर खाने वाला आपका सोडा हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब जो है दुर्बल क्षारक के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं क्षारक के कुछ गुण के बारे में कि क्षारक का गुण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग उपयोग भी पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो क्षारक का जो गुण होता है वो क्या होता है, तो क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अम्ल के बारे में आप लोगों को ट्रिक बताया गया था, अनल ए। अगर आप लोग केवल यह ट्रिक याद रखते हैं तो क्षारक भी आप लोगों को याद रखेगा। जैसे अम्ल क्या करेगा, नीला को क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा, लेकिन क्षारक जो होता है, क्षारक जो होता है वो लाल को क्या बना देता है, नीला बना देता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है OH माइनस आयन प्रदान करेगा जल में या घुल करके, और इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने हम लोगों को बतलाया था, आर्हेनियस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हम लोगों को OH माइनस आयन के बारे में बताया कि जल में जब क्षारक घुलेगा तो OH माइनस आयन क्या करेगा, प्रदान करेगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना है क्षारक जो होता है छूने पर चिकना महसूस होता है। किसके जैसा चिकना लगेगा, साबुन जैसा चिकना लगेगा, ठीक है। क्षारक को ध्यान रखिएगा भस्म के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, ठीक है। अम्ल में हम लोग क्या पढ़े थे, अम्ल में पढ़े थे कि अम्ल जो होता है क्षारक को उदासीन कर देता है, लेकिन क्षारक जो होगा अम्ल को उदासीन कर देता है। समझिए तो दोनों एक दूसरे के पक्के जानी दुश्मन है एक तरह से, समझिए तो, ठीक है। अम्ल जो होगा क्षारक को उदासीन करेगा, और क्षारक जो होता है अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल नहीं, क्षारक का जो pH मान होता है
वो 7 से अधिक होता है। और अम्ल का जो pH मान होता है, यहाँ पर मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से क्या चीज होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, अम्ल का pH मान 7 से कम होगा, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है मेथिल ऑरेंज जो होता है क्षारक के संपर्क में अगर आता है तो किस कलर में बदल जाता है, पीला कलर में यह बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्षारक का कुछ उपयोग भी पढ़ लेते हैं कि क्षारक का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्षारक का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, चूना से मकान को अगर पुताई कराना हो तब वहाँ पर हम लोग क्षारक का प्रयोग करते हैं। जैसे दीपावली के दिन में हम लोग जो उपयोग करते हैं चूना, ठीक है, पुताई के लिए, वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का क्षारक होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है जल के कठोरता को अगर दूर करना है तो उसमें भी क्षारक का उपयोग किया जाता है। फिर जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारना है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्षारक का उपयोग करते हैं। फिर कांच हो गया, साबुन हो गया, दवा हो गया, ठीक है, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, इन सब का निर्माण अगर करना है तो उसमें भी हम लोग क्षारक का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है, आपको दो याद रखना है। ठीक है, एक के तो बारे में हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। एक यहाँ पर याद रखिएगा कि क्षारक जो होता है ये भी धातु से अगर अभिक्रिया करेगा, धातु से अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, क्या बनाएगा आपका, ये हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्षारक है वो किससे अभिक्रिया करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा क्या उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अम्ल जो होगा वो भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और क्षारक जो होता है ये भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक हमने समीकरण लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराया गया तो सोडियम जिंकेट, इसको हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं। ठीक है, सोडियम जिंकेट का निर्माण हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। आपको दूसरा चीज याद रखना है कि क्षारक जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण, और इस स्थिति में भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसके बारे में आप लोगों को ऊपर एग्जाम्पल बतलाया गया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्षारक के बारे में समझते हैं जो क्षार के बारे में हम लोग समझते हैं जो क्षारक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्षार जो होता है ये क्या होता है, तो जो भी मतलब कि क्षारक होते हैं, अगर जो क्षारक जल में विलय हो जाता है या जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, जैसे CaOH का होल 2 हो गया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जितने भी क्षारक हैं ये जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको हम लोग क्षार भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्षार और क्षारक से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं उनको ध्यान में रखिएगा। पहला आपको ध्यान में रखना है कि सभी क्षारक जो होते हैं जल में विलय नहीं होते हैं, सभी क्षारक जो होते हैं जल में विलय नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी क्षारक हैं जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो क्षार होता है, जितने भी क्षार हैं वो जल में आसानी से क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इन सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़ करके इसको समझते हुए याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। तीसरा आपको फैक्ट याद रखना है कि जो क्षारक होता है यानी जितने भी क्षारक हैं वे क्षार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग ऊपर पढ़े कि जो क्षारक होते हैं वो जल में मतलब सभी के सभी क्षारक जल में घुलते नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं हो सकते हैं, सभी के सभी क्षारक जो हैं क्षार नहीं हो सकते हैं। अगला आपको याद रखना है, लेकिन सभी क्षार जो होते हैं, जितने भी क्षार हैं वो क्या चीज होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अगला फैक्ट याद रखना है लवण के बारे में। लवण के बारे में आप लोगों को जानकारी रखना है, क्योंकि क्षारक के बाद अब हम लोगों को लवण के बारे में ही पढ़ना है। इससे जुड़ा हुआ भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल्दी से इस वीडियो को हम लोग अब खत्म करते हैं, थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, लवण जो है, लवण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साल्ट बोला जाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा लवण हम लोग किसको बोलते हैं, लवण किसे कहा जाता है,
तो लवण जो होता है अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेते हैं तब जाकर के एक उदासीन पदार्थ बनता है, और उसी उदासीन पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, कभी भी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेंगे तो एक उदासीन पदार्थ बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको लवण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ हमने लिया है इस तरफ आपका क्षारक है। ठीक है, इस तरफ आपका क्या चीज है, इस तरफ आपका क्षारक है लिया हुआ। ये जो है आपका, क्योंकि अभी आप लोगों को क्षारक के पहचान के बारे में हमने बताया था, OH लगा हुआ रहता है, हाइड्रोक्साइड इसमें लगा हुआ रहेगा तो क्षारक होगा, और ये जो है आपका क्या चीज है, अम्ल है। और इधर जो आपका क्या निर्माण हुआ है, लवण का निर्माण हुआ है, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। हमको इस समीकरण में लवण से मतलब केवल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए KOH जो है क्षारक है, और ये जो है अम्ल से अभिक्रिया किया तो K2SO4 जो है लवण का निर्माण किया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया किया तो NaCl लवण का निर्माण किया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो सोडियम नाइट्रेट का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है HCl से अभिक्रिया किया तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण किया। ये सब जितने भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है, ये सब जो है अम्ल का यहाँ पर निर्माण हुआ है। ठीक है, अब अम्ल से जुड़ा हुआ कुछ और भी फैक्ट आप लोगों को समझना है। जैसे यहाँ पर ध्यान रखिए, अम्ल जो होता है जल में क्या चीज होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, अम्ल जो होता है जल में घुलनशील होता है, और अम्ल कैसा होता है, तो उदासीन होता है, जिसके कारण इसका जो pH मान होता है वो एक्यूरेट कितना होता है, 7 होता है, न 7 से ज्यादा होता है और ना 7 से कम होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट में आपको याद रखना है कि जितने भी सभी लवण जो होते हैं वो उदासीन नहीं होते हैं। कुछ ही लवण जो होते हैं, केवल वे लवण उदासीन होते हैं जो प्रबल अम्ल, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करके या मिल करके जिस लवण का निर्माण होता है, ठीक है, वही लवण केवल क्या माने जाते हैं, उदासीन माने जाते हैं। बाकी लवणों को हम उदासीन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी था। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर अगला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्या, कि लवण जो होता है यह आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक होता है क्योंकि लवण जो होता है यह धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के बना होता है, या इसमें बोल सकते हैं धनायन और ऋण आयन समान मात्रा में होते हैं, जिसके कारण इस लवण को हम लोग आयनिक यौगिक भी कहते हैं। इसलिए यह विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लवण जो होते हैं प्रायः क्या चीज होते हैं, ठोस होते हैं, जिसके कारण इनका जो गलनांक होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, गलनांक और क्वथनांक जो होता है कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, मतलब अधिक होता है। इसके बाद इसका उपयोग याद रखना है कि लवण का जो उपयोग है खाना बनाने में किया जाता है। NaCl जो है महत्वपूर्ण लवण है, इसका अगर हम लोग खाना में उपयोग ना करें तो खाना जो है आपका स्वादिष्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा खाना बनाने में लवण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड को बनाते हैं तो उसमें भी अमोनियम क्लोराइड, या दवा बनाना हो तो उसमें भी हम लोग नमक का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है कॉपर सल्फेट का उपयोग। उसके बाद विद्युत लेपन, ठीक है, रंगाई, छपाई, ये सब में हम लोग लवण का उपयोग करते हैं। ठीक है, लवण मतलब कि कॉपर सल्फेट यहाँ पर आपका लवण हो गया, और इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ पर करते हैं, विद्युत लेपन में करते हैं, रंगाई और छपाई इत्यादि में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद डिटर्जेंट चूर्ण का अगर निर्माण करना है तो वहाँ पर भी हम लोग लवण का उपयोग करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का यह वीडियो अम्ल, क्षार और लवण से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं, अम्ल, क्षार और लवण से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट थे, थ्योरी थे, वो आपको इस वीडियो में बतलाया गया है। थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा बना है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको एग्जाम में इससे मतलब जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो छूट पाएगा। ठीक है, तो